बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म स्टोरी देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सैकड़ों साल पहले चीन पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उसकी हुकूमत एक बहुत बड़े इलाके पर फैली हुई थी। बादशाह को हमेशा ये खौफ रहता था कि कहीं कोई शख्स उसकी सल्तनत पर कब्जा न कर ले। उसने सल्तनत की हिफाजत के लिए दीवार बनाने का फैसला किया। ये वही दीवार है जिसे दीवारे चीन कहा जाता है। ये दीवार कई हजार किलोमीटर पर फैली हुई है। बादशाह को गरीबों का जरा भी ख्याल ना था। उसने देहातों में रहने वाले गरीब किसानों को हुक्म दिया कि बगैर मजदूरी के दीवार बनाने का काम करें। उसके लिए हजारों किसानों को जबरदस्ती दीवार बनाने के काम पर लगा दिया गया। जबरदस्ती काम लेने को बेगार लेना कहा जाता है। बेगार करने वाले किसान दिन रात काम में जुटे रहते। वो मट्टी, ईंटें और भारी भरकम पत्थर उठाकर दीवार के ऊपर रखते। अगर कोई मजदूर भूख या जिस्मानी कमजोरी की वजह से काम में सुस्ती दिखाता तो बादशाह के कारिंदे इन्हें मोटी मोटी गालियां देते और कोड़े मार मार कर उनकी खाल उधेड़ देते। किसान खुद तो कुछ कमा नहीं सकते थे, उन्हें खेतों पर काम करने की इजाजत ना थी। वो सारा दिन दीवार बनाने में लगे रहते और शाम को उन्हें पेट भरकर रोटी भी ना मिलती। उनके कपड़े फटकर कीथड़े हो गए थे। रोजाना बेशुमार किसार बेकार और भूख प्यास की वजह से मर जाते। इन्हें दीवार वाली जगह पर ही दफन कर दिया जाता। इन बदनसीब किसानों में एक नौजवान भी था जिसका नाम वान शी था। उसे एक दूर दराज इलाके से बेगार के लिए लाया गया था। उसकी चंद माह पहले शादी हुई थी। उसकी बीवी मंग चियांग उसे बहुत चाहती थी। वो बहुत खूबसूरत और एक अच्छी लड़की थी। जब से बादशाह के हरकारे वांशी को लेकर गए थे उसका कुछ पता न चला। कई माह गुजर गए। मंग चियांग हर वक्त अपने शौहर के बारे में सोचती, उसे याद करती, उसकी सलामती के लिए दुआएं मांगती और बादशाह के लिए बददुआ करती। वांशी बहार के मौसम में बेगार के लिए गया था। एक साल गुजर गया और फिर बहार आ गई। मंग चियांग का दिल फिर हरा हो चुका था। वो अपने शौहर के बारे में सोचने लगी और अपने शौहर की छोटी छोटी बातों को याद करती रहती। वो कैसे बोलता था, उसे कौन सा खाना पसंद था और वो किस तरह से हंसता था। जैसे अभी खेतों से काम करके लौटा हो उसे वो ऐसे अपने सामने दिखाई देता था। माथे से पसीना पूंछता हुआ जब वो काम से घर लौटता, फौरन पानी पीने के लिए घड़े के पास बैठ जाता। आंखों में शरारती मुस्कुराहट के साथ मंग चियांग को खाना देने के लिए कहता। ये सब बातें सोचकर उसकी आंखें भर आती। वो बेचैन हो जाती। उसे किसी ने बताया कि दीवार शमाल की तरफ एक इलाके में बन रही है और वहां सख्त सर्दी का मौसम है। मंग चियांग ने गर्म ऊन लाकर अपने शौहर के लिए दस्ताने, स्वेटर और जुराबें बुन ली। अब मंग चियांग सोच रही थी कि ये गर्म कपड़े क्यों कर वांशी तक पहुंचाए। उस सवाल का उसे कोई जवाब न मिल रहा था। उसने फैसला किया कि वो गर्म कपड़े खुद अपने शौहर के पास लेकर जाएगी। मंग चियांग को कुछ मालूम नहीं था कि दीवार का वो कौन सा हिस्सा है जहां इसका शौहर काम कर रहा है। वो शमाल की तरह चल पड़ी और सारा दिन पैदल चलती और रात को किसी गांव में ठहर जाती। जैसे जैसे वो शमाल की तरफ बढ़ती गई, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता गया। रास्ते वीरान होते और दूर दूर तक कोई शख्स दिखाई ना पड़ता। उसने जिंदगी में इस तरह तन्हा सफर कभी ना किया था। वो कभी कभी सुनसान रास्तों पर घबरा भी जाती, मगर उसका दिल कहता कि वो अपने शौहर के पास एक दिन जरूर पहुंच जाएगी। उसमें फिर हिम्मत आ जाती। एक दिन चलते चलते दिल डलने लगा। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई कि शायद करीब कोई गांव हो। गांव दिखाई ना दिया। मंग चियांग घबराई तो सही, मगर चलती रही। उसे सड़क के किनारे
उजाड़ मंदिर नजर आया। मंदिर की दीवारें बारिश और बर्फबारी से काली हो चुकी थी और जगह जगह काली जमी हुई थी। वो मंदिर के अंदर चली गई। उसके दाखिल होते ही मंदिर से चमगादड़ों का एक झुंड बाहर की तरफ लपका। मंगच्याम की तो जैसे जान ही निकल गई। वो चमगादड़ों के इसी तरह अचानक उड़ने से ऐसा डरी कि काफी देर तक उसका जिस्म दरख्त पर लगे एक खुश्क पत्ते की तरह कांपता रहा। उसकी तबीयत कुछ बेहतर हुई और वो मंदिर से बाहर एक चबूतरे पर बैठी रही। उसे बहुत डर लग रहा था। बलाओं और सांपों से वो बहुत घबरा जाती थी। इतने में चांद निकल आया था। हर तरफ चांद की नरम नरम सी चांदनी फैल चुकी थी। आहिस्ता आहिस्ता चांदनी इस कदर बढ़ गई कि दरख्तों के पत्ते साफ दिखाई देने लगे। मंगच्यांग ने रोटी खाई और चबूतरे पर लेट गई। मुसाफत से उसका बदन पहले ही चूर चूर हो चुका था। वो जल्द ही सो गई। उसकी आंख परिंदों के मीठे मीठे नगमों को सुनकर खुली। वो चुपचाप लेटी परिंदों की आवाजें सुन रही थी। एकदम उसका दिल घबरा सा गया। उसे याद आया कि उसने सोते हुए एक ख्वाब देखा था। ख्वाब में उसका शौहर उसे बताता है कि वो मर चुका है। ख्वाब में वो रोती है, मगर उसे ख्याल आया कि वो ख्वाब देख रही है। इसकी अम्मा कहा करती थी कि ख्वाब में अगर किसी को मरा हुआ देखे तो उस शख्स की उम्र बढ़ जाती है। मंगच्यांग को कुछ तसल्ली सी हुई। वो उठी और सफर पर रवाना हो गई। उसे रह रहकर ख्वाब का ख्याल आता, फिर उसके लिए चलना मुश्किल हो जाता। उसके दिल में तरह तरह के वसवसे आते और वो बादशाह को दिल ही दिल में बुरा भला कहने लगती। उसने बोझल दिल के साथ अपना सफर जारी रखा। एक दिन वो रास्ते के साथ बनी एक झोंपड़ी में रात गुजारने के लिए रुकी। ये झोंपड़ी एक बूढ़ी औरत की थी। बूढ़ी औरत ने देखा कि मंगच्यांग थकन के बायस कमजोर हो चुकी थी। उसका चेहरा और बाल गर्द से हटे हुए थे। बूढ़ी औरत को उस पर बड़ा तरस आया। उसने पूछा, बेटी तू कहाँ से आई है और किधर जा रही है? उसने अपना सारा किस्सा सुनाया। बूढ़ी औरत ने उसका हाथ पकड़ा और बड़ी तशवीश से कहने लगी, मेरी बच्ची, अजीम दीवार तो यहाँ से अभी बहुत दूर है। रास्ते में कई पहाड़ और दरिया पड़ते हैं। तुम इतनी नाजुक सी बच्ची हो, भला ये सब कैसे कर पाओगी? बड़ी अम्मा, अब तक मैंने बहुत सफर तय कर लिया है। ये सफर भी आसान ना था। आने वाला सफर भी जैसे तैसे पूरा ही हो जाएगा। बूढ़ी औरत उसकी बातों से बड़ी मुतासर हुई। अगले रोज जब वो रुखसत होने लगी तो बूढ़ी औरत ने उसे खाने के लिए बहुत सी चीजें दी। वो उसे झोंपड़ी से काफी आगे तक छोड़ने के लिए भी आई। उसे आगे का रास्ता समझाया और उसके लिए बहुत सी दुआएं भी की। बूढ़ी औरत के प्यार और दुआओं से उसकी हिम्मत बुझती चिंगारी से फिर टमटमाने लगी। पहाड़ों को अबूर करती हुई वो एक खुली वादी में जा उतरी। वादी में चारों तरफ हरे भरे दरख्तों के अलावा खुले मैदान भी थे। जगह जगह फवार जैसी आबशारें गिर रही थी। सूरज पहाड़ों के पीछे था, मगर उसकी रोशनी हर तरफ फैली हुई थी। मंगच्यांग को यह इलाका बहुत अच्छा लगा। वो हरी भरी घास पर बैठ गई, फिर सस्ताने के लिए वहीं पर लेट गई। उसकी निगाह आसमान पर पड़ी तो आसमान नीला था। उस पर बादलों की टुकड़ियां तैर रही थी। उसने बादलों को गौर से देखते हुए उसे कोई ऐसा बादल बिल्कुल भालू जैसा दिखाई दिया और कोई उसे घोड़े जैसा लग रहा था। आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई वो ठंडी हवा से मुतासर होती आगे बढ़ती चली गई। इतने में छोटे छोटे बच्चे एक तरफ से दौड़ते हुए दिखाई दिए। ये बच्चे दरख्तों की ओट में बनी हुई एक झोंपड़ी से आ रहे थे। वो एक दूसरे के साथ मुकाबला करते, फिर तेजी से भागते हुए उसके पास आकर खड़े हो जाते। वो चुपचाप शर्माए शर्माए से उसे देखने लगे। मंगच्यांग ने इन बच्चों को देखा और उसकी थकन उनको देखकर खत्म हो गई। वो उनको देखकर मुस्कुराते हुए उसके करीब आ जाते। बच्चे टेढ़े मेढ़े होकर मुंह में उंगलियां डालते, शर्माते। इनमें एक लड़की ने रुकते रुकते मंगच्यांग से कहा, वो इधर है, वो आपको बुला रही हैं। मंगच्यांग ने गर्दन उठाकर
झोंपड़ी की तरफ देखा। वहां एक औरत ने उसे हाथ के इशारे से बुलाया। उठकर खड़ी हो गई और झोंपड़ी की तरफ चलने लगी। बच्चे उसके साथ दौड़ने लगे थे। वो एकदम खुश हो गए। इनको मंगचियांग का झोंपड़ी में जाना बहुत अच्छा लग रहा था। झोंपड़ी में पहुंची तो बच्चों की माँ ने बड़े प्यार से उसका इस्तकबाल किया और उसे पूछा कि वो कहाँ से आई है। मंगचियांग ने उसे अपने सफर की वजह बताई। ये सुनकर वो औरत रोने लगी। उसने जब औरत को रोते हुए देखा तो वो घबरा सी गई। इसे बाद में मालूम हुआ कि इसका शौहर भी कुछ माह पहले दीवार बनाने के लिए गया था और वहीं पर मर गया, और मरने की इतला इसके एक दूर के रिश्तेदार ने उस तक पहुंचाई थी। और उन्हें यह भी बताया कि अब वो इन बच्चों के साथ अपने बूढ़े ससुर के साथ रहती है। मंगचियांग उसकी बातें सुनकर मजीद उदास हो चुकी थी। पहले ही ख्वाब में उसने अपने शौहर को मरते देख लिया था, उसलिए उसका दिल बोझल रहने लगा था। इस औरत की कहानी सुनकर वो और भी डर गई। औरत ने उसे गर्म पानी दिया, उसे अपने साफ सुथरे कपड़े निकाल कर दिए। उसने गुस्ल करके कपड़े बदले। उसकी थकावट भी दूर हो गई। वो बच्चों के साथ घुल मिल गई। रात को उसने अच्छा खाना खाया, दूध पिया और खूब जी भरकर सोई। सुबह उठी तो उसे ऐसे लगा जैसे वो बिल्कुल तरोताजा हो और ताकत उसके बदन में वापस आ गई हो। वो कुछ रोज इसी झोंपड़ी में ठहरी, फिर वहां से अपना सफर जारी रखने का सोचा। वादी के एन दरमियान में घाटियों के नीचे दरिया बहता था। उसके सामने इस दरिया को अबूर करने का भी मसला था। उसने बच्चों के दादा से इस मामले के बारे में पूछा। इधर बच्चे और इसकी माँ मंगचियांग के रुखसत होने पर उदास हो चुके थे। पहले बच्चे तो मचलने लगे, फिर जिद करने लगे और झोंपड़ी के कोनों में जाकर बैठ गए। वो चाहते थे कि वो इनको छोड़कर ना जाए, लेकिन क्योंकि उसने वहां से रवाना तो होना ही था, फिर उसने झोंपड़ी में रहने वालों को अपनी दुआओं में रुखसत किया। उसे ये रुखसत होना ख्वाब सा लग रहा था। वो बूढ़ा शख्स जिससे मंगचियांग ने पूछा था कि दरिया को कैसे अबूर किया जाए, उसके साथ आ गया था और वो एक घाटी में उतरना शुरू हो चुके थे। एक पगडंडी सांप की तरह बल खाती हुई नीचे उतरी तो उस पर चलना मुश्किल तो ना था, अलबत्ता थोड़ी देर में उसकी पिंडली के बाहर वाले हिस्से में दर्द होने लगा। वो कुछ देर रुक कर सांस लेने लगी, मगर बूढ़े से रुकने के लिए कुछ ना कह पाई। बूढ़ा बड़ी तेजी से एक रफ्तार के साथ अपनी लाठी को टेकता पत्थरों पर मारता उतरता चला जा रहा था। वो इससे काफी आगे निकल चुका था। मंगचियांग को शुरू में झिझक सी महसूस हुई, मगर उसकी पिंडली में दर्द बहुत ज्यादा हो चुका था और उसे पत्थर पर बैठना ही पड़ा। काफी देर के बाद जब बूढ़ा पगडंडी के एक बड़े मोड़ पर बूढ़ा तो इसका मुंह मंगचियांग की सीध में आ गया। उसने उसे बैठे हुए देखा। थोड़ी देर खड़ा उसे देखता रहा और फिर खुद भी एक पत्थर पर बैठकर सांस लेने लगा। फिर वो अपनी पिंडली को दबाने के बाद दोबारा से उस बूढ़े तक पहुंचने के लिए रवाना हो गई। लोग कहते हैं कि पहाड़ में उतराई में चलना आसान होता है, मगर उतराई हो या चढ़ाई हो, दोनों पर चलना मुश्किल होता है, क्योंकि पट्ठों का जोर लगता है। मंगचियांग ने सरफ सर हिलाया। इसका दिल चाहता था कि वो कुछ देर बैठ जाए, मगर उसके करीब आते ही बूढ़ा उठ खड़ा हुआ और फिर अपनी मखसूस रफ्तार से चलने लगा। कुछ देर बाद वो दरिया के किनारे पर पहुंच चुके थे। दरिया ज्यादा गहरा नहीं था। शफाफ पानी में दरिया के पेंदे में पड़े हुए पत्थर और तैरती हुई मछलियां बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। पानी की रफ्तार तेज थी और गहरी जगहों पर पानी शोर मचाता हुआ भंवर बनाता गुजर गया। दरिया बहुत खूबसूरत था। उसके किनारे पर बैठकर उन्होंने पानी भी पिया। इसका पानी बड़ा मीठा और लजीज था। मंगचियांग ये सोच ही रही थी कि दरिया के अंदर उतरना और इसके ठंडे पानी में चलना मुश्किल होगा। इतने में दरिया के दूसरे किनारे से किसी ने आवाज दी। उसको कुछ समझ ना आई। बूढ़ा अपनी जगह से उठा और एक चबूतरे की तरफ बढ़ने लगा। उसने चबूतरे पर बंधी हुई एक रस्सी को खोला और इसे खींचने लगा। चंद मीटर रस्सी खींचने के बाद
दरिया के उस पार दरख्तों के झुंड से एक खटोला दरिया की तरफ बढ़ने लगा। मंगचांग को सारी बात की समझ आ गई। बूढ़ा हो वो इस खटोले में बैठे और ऊंची आवाज में कुछ कहा। वो आहिस्ता आहिस्ता दरिया के पार बढ़ने लगा। इस तरह उन्होंने उस दरिया को अबूर कर लिया। दरिया को अबूर करने के बाद वो आगे निकल गए। वहां पर उन्हें एक झोंपड़ी नजर आई और उन्होंने रात उसी झोंपड़ी में बसर की। अगली सुबह वो बहुत देर से उठी। उसने बिस्तर पर लेटे छत की तरफ देखा। उसे एक छोटा सा सुराख नजर आया जिससे नीला आसमान नजर आ रहा था। उसे आसमान को देखना बहुत अच्छा लगा। उसके जिस्म में उससे तवानाई आ चुकी थी और वो उठ बैठी और नीचे झोंपड़ी में देखा। वहां पर उसे कोई नजर ना आया, लेकिन आग जल रही थी। उस पर पड़े हुए बर्तन में पानी उबल रहा था। वो नीचे उतरी, झोंपड़ी से बाहर आई। झोंपड़ी के पास बुढ़िया बैठी हुई सूत को आहिस्ता आहिस्ता से एक चरखी पर लपेट रही थी। मंगचांग ने देखा कि पहाड़ों पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। सूरज की रोशनी खासी तेज थी। सूरज आसमान के दरमियान में था। उसे लगा कि दोपहर का वक्त होगा। इतने में बुढ़िया ने मंगचांग को देखा। उसने प्यार से उसे अपने पास बिठाया और उसके पास जा बैठी। बुढ़िया ने उसकी कमर पर हाथ फेरते हुए कहा, चूल्हे पर गर्म पानी पड़ा हुआ है, तुम उससे अपना मुंह वगैरह धो लो। जब उस बुढ़िया को मंगचांग ने अपनी सारी कहानी सुनाई तो बुढ़िया ने कहा कि तुम बेफिक्र हो जाओ, मेरा बेटा उसी दीवार पर काम करता है। उसकी आंखों में जैसे चमक आ चुकी थी। उसने उस बुजुर्ग को वहीं से वापस रवाना कर दिया और खुशी की इंतहा न रही। उसे बार बार यही महसूस हो रहा था कि उसे अपना शौहर यहीं पर नजर आ जाएगा। कई दिनों की थकावट पल भर में इसी सोच के साथ खत्म हो चुकी थी। वो सोचने लगी कि पता नहीं उसके शौहर की सेहत कैसी होगी। वो यकीनन दुबला हो गया होगा। उसने दीवार पर काम करने वाले गरीब किसानों को देखा। वो तो चलती फिरती लाशों की तरह नजर आ रहे थे। वो इस कदर कमजोर थे कि बगैर बोझ उठाए भी उनसे सीधी कमर के साथ चलना मुश्किल हो रहा था। वो थोड़ा सा बोझ उठाते तो जगह जगह गिर पड़ते। बादशाह के हरकारे इन्हें चमड़े के कोड़ों से मारते। मंगचांग की आंखों के सामने एक किसान कोड़ों की मार से मर चुका था। बादशाह के हरकारों ने घसीटकर उसे दीवार की बुनियाद में ही फेंक दिया। लाश पर दीवार की तामीर का काम जारी रहा। ये देखकर मंगचांग का दिल दहल गया। वो अपने शौहर की खैर खैरियत को लेकर सख्त परेशान हो चुकी थी। उसे तरह तरह के बुरे ख्यालात आने लगे थे। उसके दिल की धड़कन और भी ज्यादा बढ़ गई थी। उसे लगा शायद कोई बुरा और सख्त बुरा होने वाला है। इतने में झोंपड़ी वाला बूढ़ा मंगचांग के पास आया और उसे कहने लगा कि दीवार के उस सामने वाले हिस्से पर काम करने वाले किसान उसके शौहर के बारे में कुछ नहीं जानते। उसे तलाश करने के लिए आगे जाना होगा। उसने मंगचांग के गांव के नाम के बारे में दोबारा पूछा और उसको वहीं छोड़कर खुद आगे बढ़ गया। बूढ़े शख्स के जाने के बाद मंगचांग एक छोटी सी झाड़ी के साए में बैठी किसानों को काम करता देखती रही। उसके दिल में कभी शौक को देखने की खुशी उमड़ आती और कभी वसवसों से उसका दिल धड़कने लगता। वो बूढ़ा शख्स उस औरत का खावंद था जिससे उसकी झोंपड़ी में मुलाकात हुई थी। उसका बेटा यहीं पर काम करता था, लेकिन बूढ़ा शख्स भी उसके साथ आ गया था ताकि मंगचांग को किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े। करीबन 1 घंटे के बाद बूढ़ा वापस आया। उसने मंगचांग को बताया कि उसका शौहर दीवार के अगले हिस्से पर काम करता है। वो कहने के बाद वो खामोश बैठ गया। मंगचांग ने उससे पूछा, क्या मतलब? वो वहां नहीं है? अब वो किधर है? हो सकता है कि वो कहीं आगे चला गया हो या शायद बीमार हो गया हो, बूढ़े ने कहा। मंगचांग को लगा कि बूढ़ा उससे कोई बात छुपा रहा है। उसकी आंखों से आंसुओं की एक धार बहने लगी। इतने में 5-6 किसान फटे पुराने कपड़े पहने तेजी से चलते हुए मंगचांग के पास आए और वो सब इसके इर्द गिर्द बैठ गए। मंगचांग का सर चकराने लगा। लगता था कि वो अभी गिर पड़ेगी। इन किसानों में से एक ने बात शुरू की, तो मंगचांग हो? वांशी की बीवी? वांशी तुमसे बहुत प्यार करता था।
उसे जब भी मौका मिलता तुम्हारी बातें कर देता। तुम कैसे हंसती हो, कैसे बोलती हो, तुम्हारे खाने कितने लजीज होते हैं, तुम उससे कितना प्यार करती हो। बाजुकात तो हम तंग आ जाते और उसका मजाक भी उड़ाया करते थे। बात यह है कि तुम्हारा प्यारा वांशी अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो हम सबको छोड़कर चला गया है। वो शायद अजियत और बेगार बर्दाश्त कर लेता, मगर तुम्हारे प्यार से दूरी ने उसे खोखला कर दिया। ऐसे में इस कदर मुशक्कत और कारिंदों की सजाएं उसे कुछ ज्यादा ही खाने लगी। मंगचियांग ने यह सुना तो गश खाकर गिर पड़ी। किसानों ने उस पर पानी छिड़का, उसके हाथ पांव दबाए। बड़ी मुश्किल से मंगचियांग को होश आया। होश आते ही उसकी आंखों से आंसुओं की लड़ियां बहने लगी। वो रोती और वांशी को याद करती। उसे देखकर सारे किसान रो दिए। वो कई दिन तक रोती रही। एक दिन वो बड़े दुख और करब से रो रही थी। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और दीवार का एक लंबा हिस्सा जमीन में धंस गया। सब लोग कहने लगे, मंगचियांग के दुख भरे आंसुओं से दीवार जमीन में धंस गई है। बादशाह पर इस पर भी बड़ा अजाब आने वाला है। आंसुओं से दीवार गिरने की खबर सुनकर बादशाह हैरान रह गया। उसने फैसला किया कि वो खुद जाकर उस औरत से मिलेगा। वो अपने वजीरों और दरबारियों के हमरा दीवार तक पहुंचा। उसने मंगचियांग को देखा। उसे देखते ही उस पर फरिश्ता हो गया। उसने ख्वाहिश की उसको अपनी मलका बना लेगा। मंगचियांग को ये जालिम बादशाह बहुत बुरा लगा। वो अपने प्यारे शौहर की मौत का उसे जिम्मेदार समझती थी। वो बादशाह से दिल ही दिल में सख्त नफरत करती थी। उसने बादशाह की फरमाइश को सुना और फौरन जवाब देने की बजाय कुछ देर सोचा। उसने एक चाल चली। उसने बादशाह की शादी की दरखास्त मंजूर कर दी, मगर साथ ही कहा कि इसकी 3 शर्तें होंगी। पहली शर्त यह कि उसके शौहर की मैयत दीवार की बुनियादों से निकालकर सोने के ताबूत में रखी जाए। दूसरी शर्त यह कि उसके शौहर के जनाजे में बादशाह, इसके वजीर और दरबारी सब लोग शरीक हों। तीसरी शर्त यह कि बादशाह इसके शौहर को इस तरह दफनाए जैसे इसका अपना बेटा हो। बादशाह ने फौरी तौर पर ये शर्तें मंजूर कर ली, क्योंकि उसके लिए ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। वो हर कीमत पर मंगचियांग से शादी करना चाहता था। बादशाह ने इन शर्तों को पूरा करने के लिए हुक्म भी सादर फरमा दिया। जनाजा तैयार हो गया। बादशाह, इसके वजीर और दरबारी जनाजे के पीछे चल रहे थे। बादशाह दिल ही दिल में खुश था कि अभी कुछ ही देर में मंगचियांग उसकी हो जाएगी। उधर मंगचियांग जनाजे के साथ चलती हुई बड़ी उदास और परेशान नजर आ रही थी। जब उसके शौहर को दफन कर दिया गया तो वो उसकी तरोताजा बनी कब्र पर बैठ गई और कब्र पर खूब जी भरकर रोई। रोते रोते उसकी हिचकी बंद गई। वो साथ ही बहते दरिया की तरफ आई। सब लोग उसे देख रहे थे और ख्याल कर रहे थे शायद वो पानी पीने के लिए उस तरफ जा रही है। अचानक सबकी आंखों के सामने मंगचियांग दरिया में कूद गई। बादशाह ने फौरन उसको दरिया से निकालने का हुक्म दिया। कारिंदों ने दरिया में छलांगे लगा दी इससे पहले कि कोई उस तक पहुंचता। मंगचियांग एक खूबसूरत मछली बनकर बड़ी शान से दरिया के नीलगू पानी में अटकेलियां करने लगी थी। दोस्तों, ये एक चाइनी कहानी थी जो हमने आपके साथ शेयर की। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल इल्म स्टोरी टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह।